नमस्कार। मध्य प्रदेश में आज वोट पड़ रहे हैं, कुछ ही घंटों में वोटिंग बंद हो जाएगी। लेकिन इस बार जिस तरह की खबरें तनातनी की आ रही हैं, वहां पर कहीं पत्थर चलने की खबर आ रही है, कहीं गोली चलने की खबर आ रही है, कहीं प्रत्याशियों को थाने में बिठा दिया गया है, कहीं सर्किट हाउस में बिठा दिया गया। जिस तरह की गर्मी, जिस तरह की तनातनी नजर आ रही है, साफ समझ में आ रहा है कि इस चुनाव में सत्ता दल थोड़ा परेशान है, कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल भी नहीं है। और इस चुनाव के ठीक पहले जो घटनाएं हुई हैं वो ये बताती हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर सब ठीक ठाक नहीं चल रहा है। नरेंद्र तोमर के बेटे की तीन तीन सीडीज आना, पहले दो सीडीज में व्हाट्सएप कॉल, और उसके बाद आप देखते हैं कि बाकायदा एक वो आदमी आकर बता रहा है कि हाँ ये कॉल सही है, अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा है, सारा कुछ कर रहा है। और उसके बाद प्रियंका गांधी का दतिया जाकर, ग्वालियर चंबल संभाग में दतिया जाकर सीधे सीधे सिंधिया जी के ऊपर, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के ऊपर हमला करना। मुझे लगता है कि प्रियंका जी ने जो ये हमला किया है सिंधिया जी के ऊपर, जिसमें लगभग उन्हें गद्दार कहा है, विश्वासघाती कहा है, बहुत सारी चीजें कही हैं, यह अपने आप में बताता है कि चुनाव की स्थिति कितनी तनावपूर्ण हो चुकी है और कभी बहुत करीबी मित्र रहे दो परिवार कितने दुश्मन हो चुके हैं। आज हम डॉक्टर राकेश पाठक से यही सारा कुछ समझने की कोशिश करेंगे कि चुनाव के पहले जो प्रेडिक्शन आए थे उनका चुनाव पे कितना असर दिख रहा है, जनता किस तरफ जाती हुई दिख रही है, ये बवाल जो मचा हुआ है इसके पीछे क्या है, और प्रियंका गांधी जी के बयान और उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के जवाब के चलते ग्वालियर चंबल की राजनीति कैसे बदल रही है। तो सुबह सुबह आप तो तर्जनी पर तिलक लगवा के आ गए, लेकिन उसके बाद से ग्वालियर चंबल संभाग से बहुत सारी खबरें आ रही हैं। दिमनी से खबर आई, मुरैना में दिमनी से, जहां नरेंद्र सिंह तोमर जी लड़ रहे हैं, और भी कई सारी जगहों से, सुमावली से खबर आई कि सारे लोगों को थाने में बिठा दिया गया। इस तरह की बहुत सारी खबरें आ रही हैं। तो मध्य प्रदेश के चुनाव में ये असामान्य चीज नहीं है, ये सब होता रहता है। लेकिन इस बार क्या कुछ ज्यादा गर्मी दिखाई दे रही है? निश्चित तौर पर इस बार थोड़ी ज्यादा दिखाई दे रही है। जैसे भिंड में सारे प्रत्याशियों को नजरबंद करके प्रशासन ने रखा हुआ है सर्किट हाउस में। यद्यपि पहले भी हुआ था, 2018 में भी ऐसा हुआ था। मुरैना में ज्यादा घटनाएं हो रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी घटना अशोक जी जो हुई है अभी तक, वो छतरपुर जिले में राजनगर सीट है। विक्रम सिंह नाती राजा, जो कांग्रेस के विधायक हैं वर्तमान और अभी फिर से प्रत्याशी हैं, उनके ऊपर हमला हुआ और उसमें उनके एक सहयोगी की हत्या हो गई है। तो मध्य प्रदेश शांति का टापू है, यहाँ चुनावी हत्याएं आमतौर पर कम होती हैं। भिंड मुरैना में पहले होती रही घटनाएं, अपना लहार है, पहले जो रॉन सीट हुआ करती थी वहां तो एक बार बड़ी हिंसा की घटना हुई थी, भिंड में भी होती रही है। मेहगांव की एक सूचना मिली है कि कांग्रेस के प्रत्याशी पर भी कोई हमला हुआ है। मुरैना दिमनी के बारे में वहां के कलेक्टर ने ट्वीट किया है कि गोली नहीं चली है, दो ग्रुपों में झड़प हुई है, उसके वीडियो भी सामने आए हैं। मुझे लगता है इसमें दोनों पार्टियां, सारे प्रत्याशी, सारी पार्टियां, सबको मिलकर कोशिश करना चाहिए कि अपने समर्थकों को समझाइश दें। पुलिस और प्रशासन को भी कुछ अतिरिक्त सतर्कता बरतनी चाहिए भिंड मुरैना जैसी जगहों पर। यद्यपि जब से पैरामिलिट्री फोर्सेस लगने लगे तब से हिंसा की घटनाएं कम हुई है। पहले तो बहुत होती थी, पेटियां लूट कर ले जाते थे, बूथ कैप्चरिंग होती थी, अब वो सब चीजें बंद हो गई। स्थानीय निकायों के चुनाव में अभी जो पिछले साल हुआ था, उसमें दतिया में एक घटना हुई थी कि ईवीएम मशीन ही कुएं में डाल दी थी उपद्रवियों ने। वैसा अभी नहीं देखने को मिला कि कोई बूथ कैप्चरिंग हुई हो या मशीनें लूट ली हो। हाँ, ये छुटपुट घटनाएं चल रही है तनातनी की, इस पर रोक मुझे लगता है पुलिस और प्रशासन पूरी ताकत से लगाएगा और लग गया होगा अब तक। तो इस बार जिस तरह की तनातनी दिखाई दे रही है, आप खुद कह रहे हैं कि इस बार थोड़ी ज्यादा तनातनी दिखाई दे रही है, तो इसके पीछे क्या है? जैसे मान लीजिए दिमनी की सीट को हम लेते हैं, नरेंद्र सिंह तोमर वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, ये तो एक खबर है। लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक तीन वीडियो आए, पहले दो वीडियो आए जिसमें उनके बेटे का व्हाट्सएप कॉल, वीडियो व्हाट्सएप कॉल दिखाया गया, उसके बाद जो आया उसमें जो बंदा व्हाट्सएप कॉल पे था वो डिटेल में जाके 10,000 करोड़ की बात कर रहा है। फिर वहां से स्टेटस आने शुरू हुए कि मुन्ना भैया के बच्चों की जो कहानी है वो 10,000 करोड़ की है, गांजे की खेती और क्या क्या। तो क्या लग रहा है, मतलब क्या हार की संभावना के चलते या कांग्रेस की अच्छी स्थिति के चलते क्यों इस तरह का तनाव बना हुआ है, और फिलहाल स्थितियां क्या लग रही हैं? जी, फिलहाल देखिए, जहां तक नरेंद्र सिंह तोमर के बेटों की के वीडियोस की बात है, वो निश्चित तौर पर उनके लिए बहुत असहज करने का कारक बन रही है। चलते चुनाव में ये सब सामने आ रहा है। उसमें सबसे बड़ी और आश्चर्य की बात यह है अशोक जी, कि सरकार और उनकी अपनी पार्टी के लोग उन्हें डिफेंड नहीं कर रहे उस तरह से।
सिर्फ एक व्यक्ति प्रहलाद पटेल ने कोई बयान दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की नरेंद्र सिंह तोमर के पक्ष में, बाकी कोई नहीं बोला जिस दमदारी से बोलना चाहिए था। आखिर नरेंद्र मोदी सरकार के इतने महत्वपूर्ण मंत्री हैं, उनके परिवार यानी उन पर आक्षेप लग रहा है, तो इसकी जांच करा लेनी चाहिए। नरेंद्र सिंह तोमर ने इतना कहकर इतिश्री कर ली, इसमें कांग्रेस की साजिश है। मैं लगातार 3 दिन से कह रहा हूं कि अगर कांग्रेस की साजिश है तो बीजेपी के लिए और अच्छी बात। बीजेपी इसकी जांच करा ले, एनआईए, सीबीआई, आईटी, ईडी सबसे जांच करा ले। क्योंकि उसमें एक विदेशी नागरिक शामिल है, तो इसको इंटरपोल से जांच करा ले। जरूरत पड़े तो है सीबीआई के, क्षमा कीजिए, सीआईए, केजीबी, मोसाद सबकी मदद ली जा सकती है। लेकिन मोदी जी को अपने मंत्री की छवि को, साख को बचाने के लिए कुछ तो करना चाहिए। ये जो खामोशी है सरकार की, वो ग्वालियर चंबल अंचल से लेकर पूरे मध्य प्रदेश में संदेह को और गहरा रही है कि कुछ तो गड़बड़ है, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। कौन ये वीडियो जारी कर रहा है हम और आप नहीं जानते, वीडियो पूरी तरह सही है या नहीं ये भी हम नहीं जानते, लेकिन अगर आरोप लगे तो उसकी जांच होना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। कुल मिलाकर इस घटना का प्रभाव भी, ये जो बहुत ज्यादा तनावपूर्ण चुनाव हो रहा है, जो जीतने के लिए जो डेस्परेशन है, एक तरह से तड़प है, बेचैनी है, वो सत्ता पक्ष में ज्यादा दिखाई दे रही है। उसको लग रहा है 4 बार के मुख्यमंत्री, 4 बार की सरकार को खो देना, वो ब्रांड मोदी पर भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान लगाएगा अगर चुनाव हारते हैं तो। इसलिए जीतने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। हर चुनाव में होता है, हर प्रत्याशी करता है, हर पार्टी करती है, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही रस्सी कसी हुई है, बहुत ज्यादा तनाव है उस रस्सी में। मतदाता देख रहा है सब कुछ, वो क्या फैसला करेगा 3 दिसंबर को मालूम होगा। लेकिन अब तक जो मतदान चल रहा है, इस वक्त हम 4 बजे के बाद बात कर रहे हैं, तो हमको लग रहा है कि मतदान की गति अभी जो आखिरी के 2-3 घंटे होते हैं जिसमें कतार में लोग खड़े हो जाते हैं, ये गति बढ़ेगी। खास तौर से महिलाएं बड़ी संख्या में वोट डालने निकली हैं, ये शुभ संकेत है लोकतंत्र। लोकतंत्र के लिए तो शुभ संकेत है, लेकिन मामा जी के लिए शुभ संकेत है या कमलनाथ जी के लिए शुभ संकेत है, ये तो 3 तारीख को समझ में आएगा। मैं थोड़ा सा आपको फिर उस क्वेश्चन के आसपास ले आऊंगा। अभी आप एक वरिष्ठ पत्रकार की तरह बात कर रहे थे, अति वरिष्ठ पत्रकार की तरह, लेकिन मैं भिंड से लेके ग्वालियर तक, जमीन से लेके संपादकीय तक की पत्रकारिता कर चुके राकेश पाठक भाई साहब से पूछना चाहता हूं कि ये जो तोमर साहब के साथ हुआ है, और जिस तरह से आपने बताया कि प्रहलाद पटेल के बोलने को मैं कोई खास महत्व नहीं देता हूं, क्योंकि ग्वालियर चंबल क्षेत्र में प्रहलाद पटेल कोई ऐसे बड़े नेता हैं नहीं, और फिलहाल केंद्रीय मंत्री के अलावा किसी ऐसे पद पे नहीं है कि उनकी बात को बहुत महत्वपूर्ण माना जाए। बाकी लोग जिस तरह से चुप हैं, शिवराज सिंह चौहान चुप हैं, मोदी जी आए तो उन्होंने नाम नहीं लिया तोमर साहब का, और बाकी लोग, सिंधिया जी से एक बार भी नहीं तोमर जी के पक्ष में कुछ कहा गया। तो ये सारा कुछ जो खेल है, आपको क्या लग रहा है कि क्या नरेंद्र सिंह तोमर, क्योंकि आपने ही हमको बताया था कि शिवराज के बहुत करीब हैं वो, पिछली बार भी जो इलेक्शन का बनता है उसमें हेड रहे, इस बार भी थे चुनाव अभियान समिति के, तो उनको निपटाने का खेल है क्या? और हम लोग जानते हैं कि नरेंद्र सिंह तोमर को बाहर के लोग जैसे भी समझते हैं, उस इलाके में उनकी अच्छी खासी इज्जत है, और कोई गुंडा छवि नहीं है उनकी। उनकी छवि बड़े सभ्य मनुष्य की है, सबसे मिलने जुलने वालों की है, क्षेत्र में घूमने वालों की है, और जमीन की राजनीति से वहां तक पहुंचे हैं। ना तो परिवार है और ना ही कोई ऐसे उससे आए हुए हैं, तो एक छवि तो है उनकी, शिवराज सिंह चौहान को रिप्लेस करने वाली छवि तो है उनकी। तो कहीं कोई बड़ा खेल तो नहीं हो गया है अंदर अंदर? क्योंकि कांग्रेस का तो काम है साजिश करना, बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस का साजिश करना, कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी का साजिश करना, ये तो बहुत नॉर्मल बात है। एब नॉर्मल होता है जब खेल होता है भीतर से। तो ये मैं भिंड से ग्वालियर तक जमीन को जानने वाले डॉक्टर राकेश पाठक से पूछ रहा हूं। देखिए, मैं बिल्कुल जमीनी हकीकत बताऊं, जो लोगों तक भी संदेश गया है कि ये गुड़ मटकी के भीतर ही फूट रहा है, कहीं कहीं ना कहीं से भीतर से ही सब कुछ हो रहा है। और अगर आप अतीत पर ध्यान देंगे तो आपको याद आएगा कि बीजेपी के एक राष्ट्रीय महासचिव थे संजय जोशी, उनकी सीडी आई थी। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि उस सीडी को जारी करने वाले नेता आज देश के सबसे बड़े नेता हैं। उसके बाद जितने इस तरह की सीडी आई, राघव जी की सीडी आई, एक प्रदीप जोशी है उनकी सीडी आई, ज्यादातर मामलों में पार्टी के भीतर के लोगों पर ही संदेह की सुई जाकर अटक गई। इस मामले में भी लोग ऐसा मानकर चल रहे हैं, यहां तक कि पार्टी के कार्यकर्ता तक। मैं जमीनी जब राय मशविरा लोगों से लेता हूं, घूम रहा हूं अंचल में, तो लोग कहते हैं कि ये तो बीजेपी के लोगों की किया धरा है, कांग्रेस के लोग इतने काबिल भी नहीं है कि विपक्षी दल के किसी नेता की सीट इस तरह की रिकॉर्डिंग बना सकें या हासिल कर सकें। तो कहीं ना कहीं से मामला मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि अंदर खाने से ही कोई चोट हुई है,
कोई अपना ही है जो इस तरह से उनके ऊपर संदेह के बादल घिरवा रहा है। लेकिन ये चीज तो जांच के बाद सामने आएगी। फिलहाल कांग्रेस ने पूरी ताकत से इस मुद्दे को उठाया, और अगर कांग्रेस इसके पीछे होती तो इतनी दमदारी से वो नहीं उठाती, वो तो एक आध बार जारी करके छोड़ देती। अब तो हर बार, हर हर वीडियो के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है कांग्रेस। पीसीसी में स्क्रीन लगाकर 10x20 की कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता वीडियो दिखा रहे हैं। इसके उलट जो प्रतिक्रिया बीजेपी की होनी थी बड़े नेताओं की, जैसा कि मैंने कहा, कोई रिएक्शन नहीं आया, कोई साथ देने खड़ा नहीं हुआ मझधार में। अगर नरेंद्र सिंह तोमर जी जा रहे हैं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया या प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, विष्णुदत्त शर्मा तो मुरैना के ही है, मुरैना से नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव लड़ रहे हैं। उनका तो कोई ऐसा बहुत दमदारी से दिया गया बयान मुझे नहीं देखा कम से कम। तो ये सब चीजें ऐसा करती हैं कि संदेह की सुई पार्टी की तरफ ही जाती है, और इससे बचने का एक ही तरीका था कि सरकार इसकी जांच के आदेश दे देती। मोदी जी अब तक 7 दिन में जांच करा देते, जो दोषी होता उसको कटघरे में खड़ा कर देते, जेल भेज देते। कम से कम अपने मंत्री की हिफाजत में सरकार को खड़े तो होना चाहिए था, उसे डिफेंड तो करना चाहिए था। कोई नहीं कर रहा डिफेंड। इससे लग रहा है कि इसलिए भी शायद न किया जा रहा हो कि बात कहीं इससे भी ज्यादा बड़ी ना हो। शायद जांच कराने वाले लोगों को यह मालूम हो कि अगर हमने जांच कराई तो वो जो कनाडा में बैठा हुआ जगमनदीप सिंह है, वो तो और जाने कितने सबूत लिए बैठा है, कहीं मामला इससे कई गुना बड़ा और सामने ना आ जाए। इसलिए बेहतर है इसको कालीन के नीचे सरका दिया जाए। चुनाव खत्म हो गए, आज 2-3 घंटे बचे हैं, लोग भूल जाएंगे थोड़े दिनों बाद। ये कोई यूपी या कांग्रेस की सरकार तो है नहीं कि जिसमें आरोप लगे हैं तो मंत्री जेल तक जाएं, वे आरोप बाद में झूठे साबित हों। जिस सीवीसी ने वो आरोप लगाए हों, जिसने आकलन किए हों, वो खुद कह दे कि मेरे आकलन गलत गलत थे, उसने माफी मांग ली देश से, लेकिन वो मंत्री तो पद खो बैठे, जेल में आए बेचारे, सारे आरोप गलत साबित हुए। लेकिन जैसा कि राजनाथ सिंह ने कहा था एनडीए सरकार बनते समय 2014 में, बनने के बाद, कि साहब ये एनडीए की सरकार है, इसमें इस्तीफे नहीं होते। इसलिए ना आज तक टैनी महाराज का इस्तीफा हुआ, ना नरेंद्र सिंह तोमर का इस्तीफा हुआ, न जांच होगी अशोक जी। तो मेरा निष्कर्ष ये है, जमीनी हकीकत ये है, लोग ऐसा मानते हैं कि ये खुद पार्टी के भीतर ही, राजनीतिक शब्दावली में कहा जाए तो, मुख्यमंत्री पद के और भविष्य में प्रधानमंत्री पद के दावेदारों को निपटाने का जो अभियान चल रहा है दिल्ली से, जिसमें शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, तमाम सारे लोग हैं जिनको अभी इसी सीढ़ी पर निपटा दिया जाए, ऐसा कुछ इसमें शामिल मुझे लग रहा है। मुरैना से ग्वालियर की तरफ चलते हैं। कल एक खबर चल रही थी सोशल मीडिया पे कि सिंधिया जी भाजपा कार्यकर्ताओं की मीटिंग ले रहे थे ग्वालियर दक्षिण के, और वहां उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि तुम में से बहुत लोग जो हैं वो प्रवीण पाठक के लिए काम कर रहे हो। मैं श्रोताओं को बता दूं कि प्रवीण पाठक वहां से कांग्रेस के सिटिंग एमएलए हैं और इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं। और जिस मिनट पे 2:58 2:57 जो भी रहा होगा, बोले 1 मिनट जोड़ के बोले कि इस मिनट तक अगर तुम लोग उसको भूल नहीं गए तो मैं तुम्हें भूल जाऊंगा। उसके बाद महल में बीजेपी कार्यकर्ताओं के चाय पानी का कार्यक्रम हुआ। और इसके पहले जो घटना हुई वो इससे मजेदार थी, जिसकी खूब चर्चा हो चुकी है, कि प्रियंका गांधी, जिनके बारे में हम लोग जानते हैं कि जब परिवार से संबंध इनके बहुत अच्छे थे तो 2 जैकेट खरीद के लाई थी, और वो दोनों जैकेट राहुल जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी एक साथ पहनकर घूमते थे। तो उस तरह के रिश्ते थे। पहली बार प्रियंका गांधी ने हमला किया, और दरअसल भाई बहन में प्रियंका गांधी इस तरह के हमलों में ज्यादा सहज होती हैं। राहुल गांधी व्यक्तिगत हमलों से आमतौर पर बचते हैं, अब ये स्ट्रेटजी हो या जो भी हो। तो पहली बार प्रियंका गांधी ने जिन शब्दों में हमला किया, जिसमें उनके परिवार की परंपरा की बात कर दी, यूपी में उनके काम की बात करती, और कद में थोड़े छोटे पड़ गए। अब वो लंबाई का नहीं, प्रियंका गांधी लंबी है सब जानते हैं, लेकिन जब नेता मंच से बोलता है, अहिरावण बोलता है या बोलता है कद में थोड़े छोटे हो गए और परिवार की परंपरा निभाई, तो वो हाइट नहीं नाप रहा होता है। और उसके बाद ज्योतिरादित्य जी ने बाकायदा जवाब भी दिया। तो इस पूरे को आप कैसे देख रहे हैं? मतलब ज्योतिरादित्य जी की सारी संभावनाएं खत्म कर दी गई हैं वापसी की, नंबर 1, और दूसरा, ग्वालियर चंबल से कुछ खुशबू आ गई है कांग्रेस को कि इस बार सफलता मिल रही है। ये कैसे आप देख रहे हैं इसको? अशोक जी, बहुत बड़ा कदम प्रियंका गांधी ने उठाया है। अगर हम याद करें तो गांधी नेहरू परिवार आमतौर पर व्यक्तिगत हमले किसी पर करता नहीं है। जाने कितने लोग कांग्रेस छोड़ गए पिछले 100 साल में, हमने नहीं सुना कि कोई सीधे गांधी नेहरू परिवार के व्यक्ति ने, किसी ने भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया हो।
ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब कांग्रेस छोड़ी उसके बाद एक बयान मुझे याद है, राहुल गांधी ने कहा था कि सिंधिया जी एकमात्र ऐसे नेता थे जिनके लिए हमारे घर के दरवाजे चौबीसों घंटे खुले रहते थे। दोस्ती की मिसाल थे दोनों लोग। हमने वो परिदृश्य भी देखे इंदौर में, राजू टी स्टॉल पर एक दोने में से समोसा उठाकर खा रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। यहाँ 2019 के लोकसभा चुनाव में अशोक जी ग्वालियर में जयविलास पैलेस में रुके थे राहुल गांधी। चुनाव प्रचार के बाद शाम को दोनों लोग शॉर्ट्स पहनकर, नेकर पहनकर जॉगिंग कर रहे थे, रनिंग कर रहे थे महल परिसर में। ऐसी दोस्ती थी उनकी। तो मुझे लगता है उसके बाद से जो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दल बदल किया, उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में आप जॉगिंग कर रहे हैं, साथ में खाना खा रहे हैं, साथ में चाय पी रहे हैं, और बीच में आप पार्टी छोड़ देते हैं। वो जो दंश गांधी नेहरू परिवार को लगा, उसका पहली बार प्रकटीकरण प्रियंका गांधी ने किया, वो भी दतिया में, ग्वालियर चंबल अंचल को चुना। इससे पहले वो 21 जुलाई को यहां आई थी, सितंबर में शायद मेला मैदान में सभा हुई थी। उसमें उन्होंने सिर्फ 2 वाक्य बोले थे। मैं चाहूं तो सिंधिया जी के बारे में 10 मिनट बोल सकती हूं, लेकिन मैं बोलूंगी नहीं। कैसे उनकी विचारधारा बदल गई, सिर्फ 2 वाक्य कहकर बहुत कुछ अनकहा कहकर कह दिया था। ये पहली बार है जिसमें उन्होंने, अशोक जी एक और चीज जोड़ देता हूं, 2 तो आपने बता दी, कि उन्होंने सिंधिया परिवार की परंपरा का उल्लेख कर दिया, उनकी भूमिका कर दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने विश्वासघात शब्द का इस्तेमाल किया, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में गद्दारी कहते हैं। कांग्रेस के नेता गद्दारी कहते रहे पूरे उपचुनाव के दौर में। कमलनाथ को छोड़कर उनके बाद की पूरी नेताओं की जो पायदान है, जो पीढ़ी है, वो गद्दारी कहती रही। लेकिन गांधी नेहरू परिवार ने, गांधी परिवार ने, किसी ने भी गद्दारी शब्द का इस्तेमाल ना उपचुनाव में किया, ना उससे पहले किया, ना उसके बाद किया। ये पहला अवसर है कि गांधी परिवार का एक महत्वपूर्ण सदस्य कह रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गद्दारी की है और अपनी पारिवारिक परंपरा का पालन किया। यानी वे 1857 की याद भी दिला रही हैं। साथ में उन्होंने जनता के ऊपर छोड़ दिया, जनता से कहा कि आपकी पीठ पे छुरा घोंपा है सिंधिया जी ने। ये बड़े हार्श, बड़े कठोर शब्द हैं अशोक जी। इसमें 2 संदेश हैं जो आपने जानना चाहा। नंबर 1, गांधी परिवार ने यह बता दिया है कि अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए कांग्रेस के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हैं। इससे पहले जयराम रमेश इंदौर में भारत जोड़ो यात्रा में कह चुके थे ज्योतिरादित्य सिंधिया 24 कैरेट गद्दार हैं। दिग्विजय सिंह कह चुके थे कि मैं जब तक जिंदा हूं सिंधिया कांग्रेस में नहीं आ सकते। तब भी हमारे आपके जैसे मामूली पत्रकार, हम लोग विश्लेषक, हमें भी लगता था क्या पता किसी दिन सिंधिया लौट आए कांग्रेस में, क्योंकि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी कुछ नहीं कह रहे हैं। इसका संदेश ये जाता था कि कार्यकर्ता भी ग्वालियर चंबल का डरता था। उसको लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि हम महल से दुश्मनी ले लें महाराज के खिलाफ बोल बोल के, ये किसी दिन एक हो जाएंगे। राहुल गांधी अपनी मित्रता निभाने के लिए, और प्रियंका गांधी से ज्यादा उनका तालमेल था उत्तर प्रदेश में काम करते हुए, आधा आधा उत्तर प्रदेश दोनों के प्रभार में राहुल गांधी ने दिया था, वे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। ये डर दूर करने का काम भी प्रियंका गांधी ने किया है। नंबर 1, कांग्रेस में अब आपका प्रवेश कभी नहीं होगा, यह संदेश दे दिया। नंबर 2, कि कार्यकर्ताओं आपको डरने की जरूरत नहीं है। जब मैं उन्हें गद्दार कह रही हूं, विश्वासघाती कह रही हूं, तो आपको भी कहने से नहीं चूकना है। एक शेर है अशोक भाई, प्रियंका गांधी के इस बयान के पीछे जो दर्द हम देखते हैं, सुहेल अजीमाबादी का एक शेर है, पत्थर तो हजारों ने उछाले थे मुझे लेकिन, पत्थर तो हजारों ने मारे थे मुझे लेकिन, जो दिल पे लगा आके एक दोस्त ने मारा है। गांधी नेहरू परिवार के साथ बहुत सारे लोगों ने विश्वासघात किया है, धोखा दिया है, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसा शख्स जिसकी तस्वीरें हमने बचपन से लेकर आज तक की गांधी परिवार के भीतर ड्राइंग रूम में बैठी हुई देखी है। इतने से थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, इंदिरा जी के बगल में बैठे हुए हैं सोफे पर। कल परसों से वायरल हो रही है वो तस्वीर। जिस दिन उन्होंने कांग्रेस में प्रवेश किया था, उस दिन सोनिया गांधी के बगल में सोफे पर बैठे थे 4 भूतपूर्व मुख्यमंत्री खड़े थे पीछे, श्यामा चरण शुक्ल, अर्जुन सिंह, मोतीलाल वोरा, दिग्विजय सिंह, राधा किशन मालवीय तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष खड़े थे पीछे। ये हैसियत थी ज्योतिरादित्य सिंधिया की गांधी परिवार के भीतर। इसलिए ये जो मैंने शेर कहा, पत्थर तो हजारों ने मारे थे मुझे लेकिन, जो दिल पे लगा आके एक दोस्त ने मारा है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के दल बदल को गांधी परिवार ने, राहुल और प्रियंका ने दोस्त का दिल पर मारा गया पत्थर माना है, और इसे प्रियंका गांधी ने शब्द दे दिए। इसका असर होगा अशोक जी,
बहुत दूर तक असर होगा इसका ग्वालियर चंबल में। और इस चलते चुनाव में आज के दिन भी लोग इसे याद रखेंगे कि राहुल प्रियंका ने भी सिंधिया के कदम को गद्दारी माना है। इसमें एक तथ्य और है भाई साहब, अमिताभ बच्चन कभी गांधी परिवार के बहुत करीब हुआ करते थे, फिर वो दूर हो गए। जितिन प्रसाद, पारिवारिक रूप से जितिन प्रसाद जी जो है वो गांधी परिवार के करीब थे, वो दूर हुए। और भी ऐसे बहुत सारे नाम हैं, ये मैं उनके नाम ले रहा हूं जो गांधी परिवार के करीब थे। कांग्रेस को जिन्होंने धोखा नहीं दिया, गांधी परिवार को एक तरह से आप कह सकते हैं गांधी नेहरू परिवार को धोखा दिया। लेकिन आज तक मैंने अमिताभ बच्चन जी को इस परिवार के खिलाफ या ओवरऑल भी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कोई बड़ा बयान देते हुए नहीं देखा है। जितिन प्रसाद का भी अभी तक कम से कम परिवार के खिलाफ कोई बयान मुझे दिखाई नहीं दिया है। वो हिमंता विश्वा शर्मा नहीं बने हैं। तो जो इस तरह के लोग रहे हैं, जो आप कह सकते हैं रॉयल टाइप के लोग रहे हैं, वो दोनों तरफ से ये मेंटेन होता रहा है कि व्यक्तिगत हमले नहीं हुए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया की पता नहीं क्या मजबूरी थी, मेरे समझ में नहीं आता, या उनको कुछ प्रूव करना था, शायद कुर्बत इतनी ज्यादा थी कि उनको प्रूव करना था कि ये किस्सा प्रियंका ने नहीं शुरू किया, ये किस्सा उन्होंने शुरू किया। वो लगातार जिस तरह से हमले करते रहे, बाकी सारी बातें करते रहे, ये उसका भी असर हो सकता है, नंबर 1। दूसरी बात यह कि अब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के लिए अजीबोगरीब स्थिति हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के भीतर तो आप ही कई बार बता चुके हैं कि उनके लिए इस शब्द का उपयोग बार बार किया जा चुका है, और अब प्रियंका गांधी ने भी कर दिया। तो ये चुनाव जो है, चुनाव पर ही आते हैं, उनकी अपनी राजनीति के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। प्रवीण पाठक वाला जो किस्सा देखा, जिस तरह से वो कार्यकर्ता से बात कर रहे हैं, अगर ये चुनाव जो प्रेडिक्शंस आए हैं उस प्रेडिक्शन पे ही चलते हैं, और 3 तारीख को, एक तो ये कि आपको आज का चुनाव देखते हुए प्रेडिक्शन कितने सही लग रहे हैं, नंबर 1। दूसरा ये कि अगर उसी प्रेडिक्शन पे चलते हैं, और यहां हम अपनी बात खत्म करेंगे, आप पूरा समय लेके इसका जवाब दीजिए, तो और उस प्रेडिक्शन पे चल के मान लीजिए कि भाजपा बहुमत में नहीं आ पाती है, कांग्रेस बहुमत में आती है, तो अगले 2 साल को आप किस तरह से देख रहे हैं? मैं 5 साल की बात नहीं कर रहा हूं, 5 साल बहुत लंबा होता है, लेकिन अगले 2 साल को आप किस तरह से देख रहे हैं? मैं चाहता हूं कि आप मुझे और दर्शकों को यह बात बताएं। अपना समय लेके पूरी बात करें, ये आखिरी सवाल है मेरा। देखिए जहां तक सिंधिया जी को लेकर आपने कहा कि वे दूसरे नेताओं की अपेक्षा ज्यादा आलोचना कर रहे हैं गांधी परिवार की, मैं फिर वहीं ले जाना चाहता हूं। जब भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश से गुजर रही थी, इंदौर मालवा क्षेत्र में जयराम रमेश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से बातचीत की। उस दिन उन्होंने वो लाइन ड्रॉ कर दी थी, अशोक जी। उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा था, सवाल पूछा गया था जो लोग कांग्रेस छोड़कर गए हैं क्या वे कभी वापस आ सकते हैं, तो उन्होंने बहुत स्पष्ट नामजद नाम लिए थे। एक तो नाम लिया था उन्होंने गुलाम नबी आजाद का, दूसरा ज्योतिरादित्य सिंधिया का, तीसरा नाम उन्होंने लिया था कपिल सिब्बल का। उन्होंने कहा था कि आजाद साहब और सिंधिया जी अब कभी भी कांग्रेस में नहीं आ सकते, क्योंकि दल बदल के बाद इन लोगों ने जिस तरह से गांधी परिवार या कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस की विचारधारा के बारे में जो कुछ कहा है वो अक्षम्य है, उसे स्वीकार नहीं किया जाता। तभी उन्होंने उसी रॉ में कहा था कि सिंधिया 24 कैरेट गद्दार है। कपिल सिब्बल साहब का नाम लेकर उन्होंने ये कहा था। कपिल सिब्बल ने कांग्रेस छोड़ी है, इसके बावजूद आज तक उन्होंने कोई बयान सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के बारे में नहीं दिया। तो इसको आप एक सैद्धांतिक निर्णय मान सकते हैं, कांग्रेस का एक पॉलिसी डिसीजन मान सकते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़ने के बाद से कांग्रेस की विचारधारा को देशद्रोही विचारधारा बता रहे हैं। अशोक भाई, आप कल्पना कर सकते हैं, जिस पार्टी में उनके पिता आजीवन रहे, जिसमें वे खुद 19-20 साल रहे, उस विचारधारा को देशद्रोही बता रहे हैं। राहुल गांधी को सदन में खड़े होकर बहुत बुरी तरीके से हड़का रहे हैं, जिसको कहना चाहिए हमारी अखबारी भाषा में, कुछ भी कह रहे हैं। तो अब गांधी परिवार ने यह तय कर लिया है कि अगर ऐसी बातें कहेंगे तो पार्टी में अब कभी नहीं आ पाएंगे। दूसरा प्रश्न आपका यह कि अगले 1-2 साल अगर परिणाम ठीक नहीं रहते, जो रुझान अभी हमें दिखाई दे रहे हैं, चूंकि मतदान इस वक्त चल रहा है, तो हम कुछ नहीं कह सकते स्पष्ट, लेकिन अब तक के जितने प्री पोल सर्वे हैं, ओपिनियन पोल हैं, वे ये बता रहे हैं कि ग्वालियर चंबल भी भारतीय जनता पार्टी के लिए और खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए वाटरलू साबित होने जा रहा है। उपचुनाव में भी 17 सीटों पर उपचुनाव तो इस अंचल में अशोक जी, 9 सीटें बीजेपी जीती थी, 7 कांग्रेस जीती थी, कोई बहुत अंतर नहीं था। यानी बीजेपी सिंधिया को अपने पास लाकर भी परिणाम कोई बहुत ज्यादा बदल नहीं पाई थी। और अगर इस बार कुछ नतीजे ऐसे ही रहे जैसे 2018 में रहे थे, 2018 में 34 में से 26 सीटें कांग्रेस जीती थी, एक बहुजन समाज पार्टी, 7 बीजेपी।
अगर 25-24 सीटें भी कांग्रेस जीत पाई, एक आध दो भी कम हो गई, तब भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के राजनीतिक भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। अगले 1-2 साल उनके इसलिए भी कठिन होंगे अशोक जी कि उनका राज्यसभा का कार्यकाल भी खत्म होगा आगे चलकर। इसी बीच में लोकसभा चुनाव आ जाएगा 2024 का, और अगर पार्टी ने उनसे कह दिया लोकसभा चुनाव लड़िए ग्वालियर से या गुना शिवपुरी से, तो उनके लिए स्थिति बेहद खतरनाक हो जाएगी, क्योंकि उनके सामने, उनकी यादों में, उनके जहन में अभी अभी 2019 की हार लिखी है। 1.25 लाख वोटों से अपने सहयोगी से हारना लिखा है। उपचुनाव में ग्वालियर चंबल में हार लिखी है। ग्वालियर से अगर वे लोकसभा लड़ना चाहेंगे तो उपचुनाव में दोनों सीटें कांग्रेस ने जीती थी, बीजेपी चुनाव हारी थी। महापौर का चुनाव अभी अभी 58 साल बाद कांग्रेस जीती है। तो वे एक लोकसभा चुनाव लड़ने से पहले 10 बार सोचने पर मजबूर होंगे कि मुझे लड़ना भी चाहिए कि नहीं, और अगर पार्टी का आदेश हुआ तो उन्हें मानना पड़ेगा। अभी भी तो विधानसभा चुनाव लड़ने की बात चल पड़ी थी उनकी। उनका एक बयान आ गया था कि नहीं, मैं नहीं लड़ना चाहता, उन्होंने असहमति जाहिर की है। अगले ही दिन उन्हें उनके कार्यालय को खंडन जारी करना पड़ा कि सिंधिया जी ने मना नहीं किया है, वे विधानसभा लड़ने को, चुनाव लड़ने को तैयार हैं। आप उस परिदृश्य की कल्पना कीजिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया सतीश सिंह सिकरवार या प्रवीण पाठक के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, या शिवपुरी में केपी सिंह के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, और मान लीजिए हार जाते तो क्या होता। इसलिए वे बचना चाहते थे, उन्होंने पूरी कोशिश की चुनाव न लड़ना पड़े। यही खतरा उनके पास लोकसभा चुनाव में भी होगा। जरूरी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी आपको हर बार राज्यसभा में भेजे। हो सकता है विधानसभा में इतनी सीटें न बचे कि 5 लोग, 4 लोग मध्य प्रदेश से राज्यसभा में जा पाए। वो आंकड़ा भी तो एक जरूरी चीज है राज्यसभा में जाने के लिए। तो अगले 2 साल ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए बहुत कठिन है। और 2 साल क्यों, मेरे हिसाब से तो आज के बाद अगले 17 दिन ही सबसे ज्यादा चिंता वाले हैं, क्योंकि मतपेटियां तो आज बंद हो जाएंगी। उनका भविष्य प्रत्याशियों से ज्यादा इन मशीनों में, इन ईवीएम की मशीनों में बंद है, जिनका नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया है। उन्हें 3 दिसंबर बहुत बेचैन करने वाली साबित हो सकती है अभी जो रुझान है। सिंधिया जी के साथ साथ जो बाकी लोग हैं, जैसे नरेंद्र सिंह तोमर, शिवराज सिंह चौहान और इस तरह के लोग जिनका मुख्यमंत्री के तौर पे नाम लिया जा रहा है और बाकी सारा कुछ हो रहा है, मैं चाह रहा था कि उसको भी जोड़ दें आप, ताकि ये सवाल पूरा हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये पूरा चुनाव मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के जो शिखर नेता हैं, ये वो पीढ़ी है जिसने सुंदरलाल पटवा, कैलाश जोशी, वीरेंद्र कुमार सखलेचा के बाद मध्य प्रदेश की राजनीतिक कमान को संभाला है। जो मुझे लगता है, मैं 30-35 साल से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को करीब से देख रहा हूं, कांग्रेस की भी देख रहा हूं। कांग्रेस में पीढ़ी परिवर्तन बड़ी मुश्किल से होता है और बहुत लंबा समय लेता है। आप अभी देख रहे हैं कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी, दोनों लोग उम्र की उस सीमा पे है जहां अब कांग्रेस पार्टी को पीढ़ियों के परिवर्तन की जरूरत महसूस होगी 1-2 साल बाद। लेकिन बीजेपी में परिवर्तन जब हुआ था उसके बाद से हुआ नहीं है। तो मुझे अब ऐसा लगता है इस बार के चुनाव परिणाम के बाद ये एक पीढ़ी अब अस्ताचलगामी होगी, ये आगे बढ़ेगी। इनमें से कुछ लोग दिल्ली जा सकते हैं, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, फग्गन सिंह कुलस्ते, ये लोग जो पहले से केंद्र में है, उनका भविष्य ज्यादा खतरनाक होगा, ज्यादा संशय में है। अगर वे चुनाव हार गए तो उनका क्या होगा, वे किस नैतिक धरातल पर खड़े होकर केंद्र में मंत्री या सांसद बने रहेंगे। नरेंद्र सिंह तोमर जिस मुरैना श्योपुर संसदीय सीट से आते हैं, 8 सीटें हैं। 7 सीटें 2018 में कांग्रेस ने जीती थी और 19 में लोकसभा चुनाव जीते नरेंद्र सिंह तोमर। और उन में से किसी एक सीट पर से वे विधानसभा चुनाव हार जाएं तो उनका क्या नैतिक बल बचेगा लोकसभा में बने रहने का। तो इन सब लोगों का भविष्य भी इस बार ये विधानसभा चुनाव तय करने वाले हैं कि ये लोग भविष्य में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के चेहरे रहेंगे या इनके बाद की कोई पीढ़ी अब सामने आएगी। उसके लिए हमें 3 दिसंबर का इंतजार करना पड़ेगा। पर निश्चित तौर पर यह आप तय मानिए अशोक जी, अगर चुनाव परिणाम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आए, मध्य प्रदेश से बाहर निकलना चाहता हूं थोड़ा सा, अगर इन 3 राज्यों में, हिंदी भारत में बीजेपी को अगर हार देखनी पड़ी तो न केवल प्रदेश बल्कि राष्ट्रीय नेतृत्व पर बैठे नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर भी सवाल उठेंगे और पार्टी के भीतर से उठेंगे। ये बात मैं अभी से कल्पना कर पा रहा हूं। पता नहीं राकेश भाई साहब जैसे लोग कैसे जेपी नड्डा जी को भूल जाते हैं। सबसे जिम्मेदार आदमी है वो, और उनकी तस्वीरें हैं, वो अध्यक्ष हैं पार्टी के।
तो आप मोदी और शाह की बात कर रहे हैं, वो तो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री हैं, अध्यक्ष तो जेपी नड्डा जी हैं। तो इन चुनावों के बाद अगर बीजेपी के जैसे परिणाम आते हैं तो अशोक भाई, जेपी नड्डा जी है हार के समय के लिए, जीत के लिए मोदी शाह है। भाई हार का ठीकरा फोड़ने के लिए तो सिर चाहिए ना एक। तो उसके लिए छत्तीसगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में विज्ञापनों में बीच में नड्डा जी आ गए, मोदी जी हट गए। जैसे कर्नाटक की गिनती के दिन, मतगणना के दिन सुबह 8-9 बजे तक मोदी जी की फोटो लगी थी चैनलों के थंबनेल्स में और पोस्टर्स में। जैसे ही बीजेपी हारना शुरू हुई, मोदी जी गायब हो गए और उसके बाद ग्राफिक्स में नड्डा जी का फोटो आ गया था। वो इस बार भी हो सकता है, ये उसके लिए है नड्डा जी। मुझे याद नहीं रहता, इसमें सचमुच मेरी गलती है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम भूल जाता हूं, क्योंकि पार्टी के लोगों को भी याद नहीं रहता उनका अध्यक्ष है कौन। तो देश में कोई समस्या हो तो जिम्मेदार होंगे नेहरू जी, और चुनाव में कोई समस्या हो तो जिम्मेदार होंगे उसके लिए नड्डा जी, और देश में और चुनाव में कहीं भी कुछ अच्छा हो तो उसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा और कौन जिम्मेदार हो सकता है। लेकिन मध्य प्रदेश के चुनाव इसलिए बेहद महत्वपूर्ण हैं कि पिछली बार जिस तरह से सरकार गिराई गई थी और उसके बाद कांग्रेस जिस तरह से आक्रामक हुई है, वो पहले तो तभी समझ में आ गया था जब भारतीय जनता पार्टी 7 अपने सांसदों और मंत्रियों को वहां पर भेजती है। मुख्यमंत्री का नाम पूरे चुनाव अभियान में प्रधानमंत्री एक बार भी नहीं लेते हैं, शिवराज सिंह चौहान का नाम। लाडली बहना का इतना शोर होता है, मतलब शिवराज सिंह चौहान एक तरह से उसको पूरी तरह से बना लेते हैं कि ये तो हमारा सबसे फ्लैगशिप योजना जिसको बोलते हैं। फिर जब घोषणा पत्र आता है तो उसमें से लाडली योजना गायब है। उसके बाद नरेंद्र तोमर जी के खिलाफ 3-3 सीडीज आ जाती हैं, उस पर एक खास तरह की चुप्पी होती है। और कल कांग्रेस एक वीडियो जारी करके बताती है कि उनके लिए नया आवास खोजा जा चुका है, नया बंगला शिवराज सिंह चौहान जी खोज चुके हैं और उसकी सफाई दफाई चल रही है। तो कांग्रेस जहां उत्साह में दिख रही है, वहां भारतीय जनता पार्टी के यहां जो हम फॉल्ट लाइंस कहते हैं, वो फॉल्ट लाइंस बहुत साफ साफ दिखाई देती हैं। लेकिन ये लोकतंत्र है, चुनाव है, जनता के मन में क्या चल रहा है ये किसी को नहीं पता होता है। इसलिए बात तो तभी होगी जब 3 दिसंबर को 12 बजे तक रिजल्ट्स क्लियर हो जाएंगे कि किसकी सरकार बन रही है। तब समझ में आएगा कि जो सारा खेल चला है पिछले दिनों, उसका असल में असर क्या हुआ है। लेकिन हम ग्वालियर के हैं, ग्वालियर का होने की वजह से बार बार सिंधिया जी पे बात करते हैं। एक बड़ी खराब परंपरा, अगर मैं कहूं तो एक बड़ी खराब परंपरा स्थापित हुई है। अक्सर ऐसा होता रहा है राजनीति में, लोग पार्टियां छोड़ते रहे हैं, यहां से वहां जाते रहे हैं, लेकिन इस स्तर के लोग, जिस लेवल के ये लोग हैं, कभी निजी हमले नहीं करते रहे हैं। संसद के जिस दृश्य की बात राकेश भाई कर रहे थे, जिसमें वो उंगली दिखा रहे हैं राहुल गांधी को और चेहरा अजीब सा गुस्से वाला बनाए हुए हैं, वो अपने आप में बड़ा अभद्र दृश्य था। मैं माफी चाहूंगा इस शब्द के उपयोग के लिए। हमने राजनीति में इस तरह के दृश्य नहीं देखे हैं, लोग पार्टियां बदलते रहे। मध्य प्रदेश में तो मुझसे बहुत बेहतर राकेश भाई जानते हैं कि कांग्रेस और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को एक दूसरे के घर जाते, एक दूसरे का पैर छूते, गिफ्ट देते, हॉस्पिटल में जाते, ये सब हमने अभी बहुत हाल तक देखा है। असल में डेमोक्रेसी कुल मिला जुला के यही होती है कि आप दो विपक्षी दल में हैं, दुश्मन नहीं हैं आप। प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि ऐसे बटन दबाना की फांसी दे रहे हो, तो ये लोकतंत्र की पूरी परिभाषा को डिस्टर्ब करता है, क्योंकि जनता माई बाप कही जाती है, जल्लाद नहीं। तो अगली बातचीत हम करेंगे जब इन चुनावों के जो पोस्ट पोल सर्वे जब आना शुरू होंगे, बाकी सारी चीजें आना शुरू होंगी। और असली बातचीत तो तभी होगी जब 3 तारीख को रिजल्ट आएगा। हम लाइव नहीं करने वाले हैं, हम कुछ नहीं करने वाले हैं, लेकिन रिजल्ट आने के बाद राकेश भाई से किसी तरह से भी समय लेके और हम कोशिश करेंगे कि इन रिजल्ट्स की अच्छी एनालिसिस आप तक पहुंचाएं। आज के लिए इतना ही, फिर आगे जब घटनाएं और आगे बढ़ेंगी तो बातें भी आगे बढ़ेंगी। शुक्रिया।